हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग संस्कृत अभी पढ़ रहे हैं और एकदम संस्कृत को जो है कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोगों का जो है क्लास 8 है। 7 वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया, क्लास 7 तक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि क्लास 7 तक आप लोग जो है ठीक से देखे होंगे और उसको याददाश्त कर रहे होंगे। ये क्लास 8 है, संस्कृत साहित्य लेखिका, जो आपके संस्कृत का जो चौथा चैप्टर है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका। मैंने वो आपको पढ़ाया हूँ 7वें क्लास में, पिछले क्लास में, और उनको आप देख लिए होंगे। तो ये जो है 8वां क्लास है और इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बन पाता है संस्कृत साहित्य लेखिका से, वो सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर संस्कृत साहित्य लेखिका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऐसे तो किताब में भी रहता है, मॉडल पेपर में भी रहता है, तो उसमें से भी जो है कि हम लोग पढ़ लेंगे। उसमें से भी हम लोग जो है कि पढ़ लेंगे। और ये वीडियो क्यों देखे, देखिए ये वीडियो देखने का 2-4 कारण है। पहला तो ये कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बतलावेंगे उनका हम आपको जुगाड़ भी बतलाएंगे, किस तरह से इसको याद रखना है। और इसके अंदर वो सारा ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछा गया है, या इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना, वो सारा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर जो है। और इसके अलावा जो है कि ये जो ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने दिख रहा है ना, और ये सारा ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जो है कि आप टेस्ट भी लगाइएगा अभी मेरे साथ साथ, क्योंकि जैसे 7वां क्लास में हम पढ़ाए हैं तो आप कितना सीख पाए हैं, तो अपने आप को जांचने के लिए, आंकने के लिए जो है ये वीडियो जो है आपके लिए है। तो ये सब कारणों से जो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप अपना भी अब देखिएगा कि 7वां क्लास जो पढ़े आप लोग संस्कृत साहित्य लेखिका, उसमें से कितना सीख पाए हैं, ठीक है। तो अपना भी जांचना है। पहला प्रश्न है, बीजयंका का समय क्या है, यानी बीजयंका का समय पूछा है। याद करिए, संस्कृत साहित्य लेखिका में जो पढ़े थे कि बीजयंका जो है, संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे बीजयंका के बारे में, कि बीजयंका जो है कैसे कलर की थी, तो बीजयंका जो है ना, श्याम वर्ण की थी, है ना। पहला बात जो है आपको याद होगा कि बीजयंका कैसे वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। और यही बीजयंका जो है ना, ये बीजयंका जो है, ये बीजयंका जो है ये चंद्रादित्य, है ना, किसकी रानी थी, चंद्रादित्य की रानी जो विजय भट्टारिका थी, वही विजयंका है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते भी हैं। और ये जो विजयंका है, और ये जो विजयंका है, इसको दांडी ने, है ना, आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि दांडी ने इसको क्या कहा था, तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। तो इतना बात आपको विजयंका के बारे में याद होगा। तो यहाँ पर जो है ये सारी बातें याद होगा कि विजयंका कैसी थी, तो सांवले वर्ण की थी। और विजयंका जो है किसकी रानी थी, तो चंद्रादित्य की रानी थी। और जो है विजयंका को सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो विजयंका को सर शुक्ला सरस्वती जो है वो दांडी ने कहा था। इसके अलावा जो है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है इसका काल। तो कैसे आप काल याद रखिएगा, देखिए पहले तो एक ट्रिक आप ये याद रखिएगा, विजय चंद्रा, है ना, विजय चंद्रा आप याद रखिएगा। विजय चंद्रा का मतलब हुआ विजयंका जो है ये किसकी रानी थी, तो चंद्रादित्य की रानी थी। एक बात तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, बोलो ना विजय चंद्रा विजय चंद्रा विजय चंद्रा, 2-3 बार बोलिएगा ना तो अपने आप जो है याद हो जाएगा। तो ये जो विजयंका है ये चंद्रादित्य की रानी है, पहली बात। दूसरा बात है ना, जब भी पूछेगा ना कि विजयंका का काल क्या है, 16वीं शताब्दी का काल है, 14वीं का है, 8वीं सदी का काल है, और याद करिएगा लेकिन भूल जाइएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई भी इंसान जो विजय हासिल करता है तो वो 7 दिन में, 7 दिन नहीं, 7 दिन में 8 दिन मेहनत करता है ना। कहिएगा सर कि ये कैसे होगा, 7 दिन में 8 दिन का मेहनत, जी 7 दिन में जो 8 दिन का मेहनत करेगा तो वही जो है कि विजय हासिल करेगा, मतलब जो 7 दिन को भी 8 दिन में बदल देगा, समझे कि नहीं। मतलब जो असंभव को संभव बनाएगा तो उसी को विजय प्राप्त होता है। तो इससे आप याद रखिएगा कि 8वीं शताब्दी, 8 दिन से याद रखिएगा कि विजयंका का जो काल था वह 8वीं सदी का था, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि विजयंका का जो काल है वो 8वीं सदी का है। विजयंका को सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो विजयंका को सर शुक्ला सरस्वती जो है ये दांडी ने कहा था। और विजयंका कैसे वर्ण की थी, तो विजयंका श्याम वर्ण की थी। और विजयंका किसकी रानी थी, तो विजयंका याद रखेगा विजय चंद्रा, मतलब विजयंका जो है वो चंद्रादित्य की रानी थी। बोलो पहला ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम
नहीं है। दूसरा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, देखिए किसे कहा तो आंसर होगा विजयंका को कहा। किसने कहा तो दांडी ने कहा था, है ना। तो किसने कहा था तो दांडी ने कहा था। किसको कहा था तो विजयंका को कहा था। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा कौन है, आपको याद होगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का, है ना, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 मतलब 150 पद जो है जहां तहां मिलते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे ज्यादा मतलब उसका जो प्रथम कल्पा है, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य का जो प्रथम कल्पा है वो है विजयंका। मतलब जो मतलब 40 कवित्रियों में जिसका पहला स्थान है समझिए, है ना, तो वो है विजयंका। तो वही यहाँ पर है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा कौन है, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है 40 कवित्रियों में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें विजयंका हो जाएगा, है ना। विजयंका आप ऐसे भी लिख सकते हो, यो होगा विजयंका, ऐसे ही लिख देती, ठीक है, विजयंका। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है कंपन राय। कंपन राय का समय क्या है। अब देखिए ये जो कंपन राय है ना, कंपन राय कौन है, आप लोगों को हम बताए थे ना कि विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। तो पहले हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, तो हरिहर जो है पहले राजा बने और उसके बाद बुक्का राजा बने, है ना। और ये 14वीं शताब्दी की बात है, बुक्का राजा बने। अब बुक्का का बेटा का नाम था कंपा यानी कंपन राय, और उसी की पत्नी थी गंगा देवी जिसने मधुरा विजयम किताब लिखा है, ठीक है। तो ये जो कंपन राय का जो समय है ये 14वीं शताब्दी का समय है, याद रखिएगा कौन से शताब्दी का समय है, तो 14वीं शताब्दी का जो है समय है, 14वीं शताब्दी का समय है। यानी कंपन राय का जो समय है ये 14वीं शताब्दी का समय है, और 14वीं शताब्दी में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, पहले राजा हरिहर बने फिर राजा बुक्का बने, और बुक्का का ही बेटा है कंपा जिसको कंपन राय बोलते हैं, और इसका शासनकाल पूछेगा था, आंसर आप 14वीं शताब्दी लिखिएगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, आपको याद होगा मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आप लोग याद आया, आंसर होगा इसका गार्गी। यानी जो गार्गी थी ना ये राजा जनक के सभा में बैठती थी और शास्त्रों के अर्थ में बहुत ज्यादा कुशल थी, मतलब शास्त्रों का अर्थ का जो है बहुत अच्छा खासा जानकार थी गार्गी, है ना, और ये जनक की सभा में बैठती थी। संस्कृत साहित्य कैसा है बताइए। संस्कृत साहित्य विपुल है, आप चैप्टर पढ़े ना, विपुल संस्कृत साहित्य, है ना। यानी संस्कृत साहित्य जो है ना ये विशाल है, विशाल है या विपुल है, ऑप्शन में अक्सर विपुल देकर के पूछता है, तो आप याद रखिएगा कि विपुल है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। देखिए ऋग्वेद में जो है ना 24 महिला ऋषिका का वर्णन है, और अथर्ववेद में जो है 5 है। आपको याद होगा कि ऋग्वेद में जो है 24 महिला ऋषिका का वर्णन है, और अथर्ववेद में जो है 5 ऋषिका का वर्णन है। तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने हैं, तो ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिका का महिला ऋषिका का वर्णन है। इसके अलावा 8 नंबर में है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। देखिए ये जो वरदाम्बिका परिणय है ना ये तिरुमलांबा की रचना है ना, तिरुमलांबा। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो तिरुमलांबा है ना, ये जो तिरुमलांबा है ये तिरुमलांबा किसकी रानी थी, यानी ये जो है ना ये महिला ऋषिका है या तो लेखिका है, समझे कि नहीं, ये लेखिका है, ठीक है। तिरुमलांबा, और तिरुमलांबा जो है ये अच्युत राय की रानी है ना, अच्युत राय की जो है, अच्युत राय की जो है ये रानी है। यानी अच्युत राय राजा है, और अच्युत राय राजा है और इसी की रानी का नाम है तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा ने ही वारदाम्बिका, है ना, वारदाम्बिका परिणय, है ना, वारदाम्बिका परिणय जो है ये किताब जो है इसका रचना, है ना, इसका रचना जो है इसी ने किया था तिरुमलांबा ने। तो तिरुमलांबा जो है ये अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो याद रखिएगा ये विजयनगर के राजा थे, जिस विजयनगर के बारे में अभी बतलाया ना कि विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, तो वहीं का। और ये अच्युत राय कौन से शताब्दी के थे, तो याद रखिएगा 16वीं शताब्दी के थे, है ना, ये 16वीं सदी के थे। तो इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है कि तिरुमलांबा किसकी रानी थी, तो अच्युत राय की रानी थी। अच्युत राय राजा थे तो इसलिए ये रानी हो गई, और अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे।
और तिरुमलंबा ने किताब लिखा है, उसका नाम वरदाम्बिका परिणय है। और अच्युत राय का काल कौन सा है, तो 16वीं सदी का। लेकिन जब ये सब याद करिएगा ना तो एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा, भूल जाइएगा, क्योंकि और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर तिरुमलंबा में यहाँ पर लंबा है ना, तो लंबा है, तो मैंने 7वें क्लास में ही बतलाया था आप लोगों को कि लंबा से याद रखिएगा, लंबा राय है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंबा राय से याद रखिएगा। तिरुमलंबा जो है वह राय का मतलब अच्युत राय की रानी है तिरुमलंबा। और उसके बाद देखिए, राय इंसान जो है ना लेने लायक कब होता है, जब उसका उम्र हो जाता है 16 वर्ष का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इंसान का उम्र 16 वर्ष हो जाता है तो वह जो है राय लेने लायक या किसी को राय देने लायक हो जाता है। 16 वर्ष से कम रहता है तो उसको बच्चा समझा जाता है। मतलब ये याद करने के लिए, अब याद करने के लिए जो है कि इसका जो है प्रयोग कर सकते हो, यानी इस सब ट्रिक का। तो ठीक है, तो लंबा राय, लंबा से हो गया तिरुमलंबा किसकी रानी है, तो तिरुमलंबा जो है अच्युत राय की रानी है। और राय इंसान कब देने लायक बन जाता है, तो 16 साल में। तो ये जो तिरुमलंबा और अच्युत राय है इसका काल है 16वीं सदी का। 16वीं सदी में ये लोग धरती पर जिंदा थे, है ना। और इसका रचना कैसे याद रखिएगा, वरदाम्बिका परिणय का। देखिए तिरुमलंबा, लंबा है ना, यहाँ लंबा नहीं कहता है कि मेरे साथ ना एक लंबा वारदात है, मतलब लंबा वर्दात मतलब शायद घटना होता है ना, एक लंबी घटना। तो ये लंबा जो है कि वारदात ऐसे करके आप याद रखिएगा, तो वरदाम्बिका है ना, वरदाम्बिका जो है इस तरह से याद आ जाएगा। तो मतलब एक दो बार आप देख लीजिएगा ना तो अपने याद हो जाएगा, है ना। यही हो गया इसका ट्रिक। तो तिरुमलंबा किसकी रानी है, तो अच्युत राय की रानी है। और अच्युत राय कौन थे, तो राजा थे। कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। और कौन से शताब्दी के थे, जैसे अच्युत राय आएगा तो आप दिमाग में रखिएगा 16 साल के बाद जो है राय देने लायक इंसान हो जाता है, तो मतलब 16वीं शताब्दी का था। तो यहाँ पूछा ना कि वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए तिरुमलंबा की, है ना। आंसर हो जाएगा तिरुमलंबा की जो है ये रचना है। अगला है मधुरा विजयम किसकी रचना है, याद करो भाई, मैंने ही बताया ना कि विजयनगर साम्राज्य जो कि प्रेजेंट टाइम में ये एरिया पड़ता है जो अभी कर्नाटक का एरिया है ना, वो पड़ता है। तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर पहले राजा बने तो बुक्का उसके बाद राजा बने। और बुक्का का जो बेटा था ना कंपा की पत्नी का नाम था गंगा देवी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कंपा की जो पत्नी थी ना उसका नाम था गंगा देवी। और ये जो गंगा देवी है ना, ये गंगा देवी का जो पति था उसका नाम क्या हो गया, कंपन राय। और कंपन राय ने एक एरिया था मदुरै, उसको जीतने का काम किया था। और जीतने में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था, तो उसकी पूरी कहानी को जो है ना गंगा देवी ने घर में बैठ करके लिखने का काम की थी। तो कौन से शहर को इसके पति ने जीता था, मदुरै को, है ना, मदुरै को जीता था। तो इसलिए इसकी विजय पर मदुरै विजय की घटना पर आधारित गंगा देवी ने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है मधुरा विजयम, है ना, मधुरा विजयम। ठीक है, मधुरा विजयम। तो ये मधुरा विजयम किसने लिखा, तो गंगा ने लिखा, है ना, गंगा देवी, है ना, गंगा देवी। और ये मधुरा विजयम मदुरै पर आधारित है ना। ये गंगा देवी कौन है, तो कंपन राय की वाइफ है। किसकी वाइफ है ये, कंपन राय की। तो ऐसे भी याद रखिएगा ना कि गंगा देवी किसकी रानी है, तो याद रखने लिखिए गंगा का जब पानी उफान मारता है, जब बाढ़ है ना, बाढ़ यानी कि बारिश के समय में जब गंगा पूरा भर जाता है पानी, है ना, हिमालय पर्वत का पानी जब गंगा में आता है, जब बहुत ज्यादा भर जाता है तो पानी, गंगा का पानी को देख करके इंसान का शरीर जो है ना कांपने लगता है। ऐसे याद है, जैसे आएगा गंगा समझे, ओ गंगा का पानी देख के शरीर में उठ जाता है कंपन, है ना, बहुत ज्यादा पानी देख करके ना इंसान डर जाता है, कांपने लगता है। तो वैसे करके आप याद रखिएगा, गंगा से कंपन राय, है ना, कंपन राय। और गंगा देवी ने कौन सी रचना लिखी है, तो मधुरा विजयम, मधुर, है ना, मधुर जो है ना, ये मधुरा विजयम किसने लिखा है, तो गंगा ने लिखा है। ठीक है, किस घटना पर आधारित है, तो मदुरै विजय की घटना पर आधारित है। तो ठीक है, तो मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो मधुरा विजयम जो है ये गंगा देवी की रचना है। आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। अगला है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। देखिए राय आ गया, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो मैंने अभी बताया था ना कि अच्युत राय जो है ये कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के राजा थे, है ना। तो कहाँ के राजा थे, तो ये विजयनगर के राजा थे। और इसकी पत्नी का नाम बताओ, अभी मैंने बतलाया आप लोगों को, अच्युत राय मतलब लंबा राय। तो
लंबा राय से। अच्युत राय जो है ना, सॉरी, अच्युत राय जो है ये राजा है, इसकी रानी का नाम आपको बताना है। तो अच्युत राय, राय से आ जाएगा लंबा राय, लंबा मतलब तिरुम लांबा। तो अच्युत राय की रानी का नाम क्या है? तिरुम लांबा, है ना, तिरुम लांबा। ठीक है, अच्युत राय तिरुम लांबा। और इसका काल पूछेगा तो कहेगा अच्छा लंबा राय, राय कब देता है इंसान? 16 साल में। तो ये अच्युत राय का और तिरुम लांबा का जो काल है वह 16वीं सदी का काल है। मैत्रेयी कौन थी? तो अब ये बताइए मैत्रेयी कौन थी? कहेगा ना कि देखिए ऐसे याद रखिएगा कि मेरा एक मित्र है, ठीक है, मित्र से याद रखिए मैत्रेयी, मेरा एक मित्र है और वह यज्ञ करा रहा है। क्या करा रहा है? तो वो यज्ञ करा रहा है, यानी कि आपका एक मित्र है जो यज्ञ की तैयारी करा रहा है, मतलब कर रहा है कि यज्ञ करवाना चाह रहा है। तो मित्र से याद रखना मैत्रेयी। मैत्रेयी का जो पति है ना उसका नाम याज्ञवल्ली है, ठीक है। मैत्रेयी का जो पत्नी है, मैत्रेयी का जो पति है, सॉरी, मैत्रेयी का जो पति है उसका नाम याज्ञवल्ली है, ठीक है, उसका नाम याज्ञवल्ली है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? आंसर हो जाएगा 40। और 40 कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा 150। और लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा कौन है? तो आंसर हो जाएगा विजयंका। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा जो है ना अपने पत्नी मैत्रेयी को देते थे, ठीक है। तो ये जो याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य जो है ना, याग, याग से आ जाएगा यज्ञ, ओ यज्ञ, यज्ञ मेरा मित्र करा रहा है मतलब मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है, ठीक है। तो मैत्रेयी को जो है ना याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। गंगा देवी का समय क्या है? देखो यार आ गया ना गंगा देवी। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी कंपन राय का, यहाँ पर देखो मैंने लिख कर दिया हूं कहीं 4 नंबर में, कंपन राय का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। और गंगा का पानी देखकर के इंसान कांपने लगता है, मतलब गंगा देवी का ही पति है कंपन राय। अगर इसका 14वीं सदी है तो इसका भी क्या होगा? इसका भी आंसर होगा 14वीं सदी, है ना। इसका भी जो आंसर होगा वो 14वीं सदी होगा। देखो ट्रिक के सहारे थोड़ा पढ़ना है। और होता क्या है कि जब एग्जाम में आप बैठते हैं 4 ऑप्शन सामने होता है ना, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ट्रिक वगैरह पढ़ के रहिएगा तो उस समय दिमाग में ना वो चीजें आ जाता है। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? देखो आपको थोड़ा सा ना याद रखना है कि ये वनमाला भवालकर और उसके बाद है एक और है। अच्छा पहले आप लोग बताइए कि ये वनमाला भवालकर जो है किस काल की है? मतलब वैदिक काल की है या वर्तमान काल की है, कौन सी काल की है? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, है ना। ये जो है ना पुष्पा दीक्षित, देखिए ये वर्तमान काल की है। तो आप लोगों को याद होगा कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका अगर आपसे पूछेगा तो 3 गो है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये तीनों संस्कृत लेखिका जो है, कवित्री जो है, ये वर्तमान काल की है। तो यहाँ पर आंसर में क्या बैठ जाएगा? वर्तमान काल बैठ जाएगा। आप कहिएगा सर यमी, अपाला, उर्वशी वो सब जो थे तो वो सब तो वैदिक युग का है बेटा, है ना, वो इसमें नहीं आएगा। तो वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? वर्तमान काल की। इसके अलावा वर्तमान काल का तुम्हारे किताब में 3 कवित्रियों का नाम है, एक वनमाला भवालकर और एक है आपका कौन? पुष्पा दीक्षित और एक है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है। अगला 16 नंबर में है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो आप जानबे करते हो पंडिता क्षमा राव, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आधुनिक काल में जितनी भी संस्कृत लेखिका है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पंडिता क्षमा राव, है ना। पंडिता क्षमा राव जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और यही पंडिता क्षमा राव है ना जिसके पिताजी का नाम शंकर था और इसने अपने पिताजी का जीवन चरित्र जो है शंकर चरित्र नाम से लिखा है, ठीक है। अभी आगे प्रश्न आएगा। विजय भट्टरेखा किसकी पत्नी थी? तो देखो मैंने अभी बताया ना विजय भट्टरेखा ही विजयंका, ऐसा लोगों का मानना है। अब विजयंका, विजय चंद्रा मतलब चंद्रादित्य की, ठीक है। तो किसकी पत्नी थी? तो ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रादित्य की वाइफ थी, चंद्रादित्य की। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए पंडिता क्षमा राव है ना, तो पंडिता क्षमा राव जो है इसी ने शंकर चरित्र लिखने का काम किया है, क्योंकि पंडिता क्षमा राव के जो पिताजी थे जिसका नाम शंकर पांडुरंग पंडित था, वो बहुत बड़े महान विद्वान थे। तो उसी के जीवन पर ये लिखा हुआ है। शंकर चरित्र के रचनाकार जो है ये पंडिता क्षमा राव है ना। ये कौन है? तो पंडिता क्षमा राव शंकर चरित्र के। तो पंडिता क्षमा राव जो है ना शंकर पांडुरंग पंडित, ठीक है, शंकर पांडुरंग पंडित एक महान विद्वान थे, तो उसी की बेटी है ये पंडिता क्षमा राव और इसने अपने पिताजी का जीवन चरित्र लिखा है
जिसका नाम है शंकर चरित्र। ठीक है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो याद रखना स्त्री और पुरुष दोनों से, स्त्री और पुरुष जो है दोनों से, है ना, स्त्री और पुरुष दोनों से जो है समाज की गाड़ी चलती है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो मैंने वर्तमान काल का बतलाया ना, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये जो है वर्तमान काल की है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ये नीचा में लिख देता हूँ। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, ये तीनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर देना, तीनों रहेगा तो इनमें से सभी में टिक करना। पहला कौन हो जाएगा वर्तमान काल के, तो मैं बोल ही देता हूँ, आप सुन लीजिए। वर्तमान काल की लेखिका पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और तीसरा क्या बताए हम, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये तीनों रहेगा ऑप्शन में, तो तीनों सही होगा, तीनों में से कोई एक रहेगा तो एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। देखिए ये जो पंडिता क्षमाराव है ना, जो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने, इसके पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, बहुत विद्वान आदमी थे वो। तो इसने अपने पिताजी का जीवन चरित्र लिखा जिसका नाम शंकर चरित्र है। और ये गांधी जी के दर्शन से प्रभावित थी बहुत ज्यादा, और गांधी जी का दर्शन से प्रभावित होकर के इन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति और इसके अलावा कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ये सब रचना की थी। ठीक है, तो ये पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के दर्शन से जो है, दर्शन द्वारा ये प्रभावित थी। अगला है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है। यानी देखिए जितना विशाल संस्कृत साहित्य अभी आपको जो नजर आता है, ये किसके द्वारा संवर्धित है, तो आंसर में हो जाएगा कवि और जो है ना, कवियों और शास्त्रकारों। मतलब ये जो भी विशाल संस्कृत है, जो बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य नजर आता है, किसके द्वारा संवर्धित है, तो एक तो कवि के द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों। ठीक है, कवियों और शास्त्रकारों का ही प्रयास से जो है विशाल संस्कृत साहित्य की रचना हो पाई है। अगला है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, शंकर चरितम नहीं, ये गांधी देखिए पंडिता क्षमाराव ने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए शंकर चरितम, बी मधुरा विजयम, सी सत्याग्रह गीता, वरदाम्बिका परिणय। और आपको पता होगा कि मधुरा विजयम ये तो गंगा देवी का रचना है, ठीक है, और वरदाम्बिका परिणय ये तो तिरुमलांबा का रचना है। सत्याग्रह गीता और शंकर चरित्रम ये दोनों जो है पंडिता क्षमाराव का है। और पंडिता क्षमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित थे, और जो है उससे प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति, ये सब जो है गांधी दर्शन से प्रभावित किताब है। किनका है ये, तो ये है सारा जो है रचना है वो पंडिता क्षमाराव का है। शंकर चरित्रम भी इसी का रचना है, लेकिन ये गांधी दर्शन से प्रभावित नहीं है। तो आंसर आपका इसमें सही आंसर सत्याग्रह गीता होगा। ठीक है, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो आप याद रखिएगा अथर्ववेद में जो है 5, और यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में कितना है, तो ऋग्वेद में अभी कहा था ना, ऋग्वेद में जो है 24 और अथर्ववेद में 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, आपको थोड़ा इस प्रश्न पर ध्यान देना। कितने कवित्री के पद मिलते हैं, तो 40, कितने पद मिलते हैं, तो 150। तो यहाँ पर पूछा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद रूप स्फुट रूप से यहाँ तक मिलते हैं, कितने पद मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 150। और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, वैदिक काल की ऋषिका, तो है ना, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भृणी, है ना, ये जो यमी है, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भृणी है, ये सब जो है वैदिक काल की ऋषिका है। वैदिक काल जो है ना, आप जानवे करते हैं कि जिस काल में वेदों का रचना हुआ, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया जिस काल में, उसको वैदिक काल कहा जाता है। और उस काल की जो ऋषिका हुई तो उसको वैदिक काल की ऋषिका कहते हैं। और वैदिक काल जो है ना, ऐसा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है ना। इसी काल में जो है कि वेदों का निर्माण हुआ, तो उस काल की जो ऋषिका होगी तो वो वैदिक काल की ऋषिका होगी, जिसमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भृणी आदि आते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है ना। और आप लोग मेरे साथ साथ टेस्ट लगाए होंगे, आपको भी अंदाजा लग गया होगा, और इसको उतार लीजिएगा या 1-2 बार सुन लीजिएगा, है ना। तो फिर जो है अब हम लोग क्लास 9th में है ना मिलते हैं।